नमस्कार दोस्तों, ज्ञानपुर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। ज्ञानपुर चैनल दोबारा से आप लोगों के लिए क्लासेस लेके आया है। तो आइए आप लोगों को कल जो क्लासेस में क्वेश्चन दिए गए थे उनको देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड और प्लेटिनम में किसका घनत्व ज्यादा होता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, गोल्ड और प्लेटिनम, इन दोनों में से किसका घनत्व ज्यादा है ये बताना है। तो आपका ऑप्शन है बी, प्लेटिनम का घनत्व ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का घोलना। तो भौतिक परिवर्तन में आपका ऑप्शन आता है डी। तो आपका राइट क्वेश्चन है डी। तो आइए आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो परिवर्तन है, जो चेंजेस हैं, वो क्या होते हैं, कितने होते हैं। तो ये आपके दो तरीके से होते हैं। आपके दो तरह के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उन्हें कहते हैं जो वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन होने पर पुनः अपनी पूर्व अवस्था में लौट आए। मतलब अगर आपने किसी पदार्थ में कोई चेंज किया, कोई परिवर्तन किया और वापस से आप उसको पहले वाली अवस्था में ले आते हो तो वो भौतिक परिवर्तन है। और अगर किसी पदार्थ की पूर्व अवस्था वापस नहीं आती या वो अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौट के नहीं आ पाता तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आप एक बात देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है जल का वाष्प में परिवर्तन, तो क्या ये एक भौतिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, प्राकृतिक परिवर्तन होगा या फिर जैविक परिवर्तन होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप जल को गर्म करते हो तो जल की जो भाप होती है वो इकट्ठी हो जाती है वापस से पानी की फॉर्म में, ठीक है। तो आप उसकी पूर्व अवस्था में उसको ला सकते हो। तो इसलिए इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, बी। इस तरीके से एक डायग्राम के थ्रू आपको ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जैसे पानी है, पानी को अगर आप वाष्पीकरण करते हो, उसको गर्म करते हो तो वो गैस बन के उड़ जाता है, पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप इन गैसों का, पानी की बूंदों का कंडेंसेशन करते हो तो वापस से आपको क्या प्राप्त होगा, जल। इसी तरीके से अगर आप जल को ठंडा कर देते हो, फ्रीजिंग करते हो, तो वो ठोस अवस्था में आ जाता है। और इसी सॉलिड अवस्था, ठोस अवस्था को अगर आप मेल्ट कर देते हो, मेल्टिंग कर देते हो, तो वो वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। इसी तरीके से इसको देखते हैं, अगर आप सॉलिड अवस्था का, बर्फ का सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन करते हैं तो वो सीधे किस में बदल जाता है, गैस में। अगर आप इसी गैस का डिपोजिशन करते हो तो वापस से वो किस फॉर्म में आ जाता है, ठोस अवस्था में। इस डायग्राम को लाने का एक मेन पर्पस ये था कि आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बर्फ को गैस में परिवर्तित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, सनी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, नमक का पानी में घुलना। तो आप एक चीज देखिए, जब आप कोई सब्जी लेते हो और उसको पका देते हो, जब आपकी सब्जी बन जाती है तो क्या वापस से बनी हुई सब्जी से आप उसे कच्ची सब्जी में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते ना। तो रासायनिक परिवर्तन आपका क्या होता है कि जब कोई पदार्थ आपकी पूर्व अवस्था में नहीं लौटता तो वहाँ क्या होता है, आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें देखिए आपको दो डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। एक तरफ लिखा है भौतिक परिवर्तन, एक तरफ लिखा है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ नहीं बदलते, अगर लकड़ी है तो वो लकड़ी ही रहेगी, चाहे आप उस लकड़ी को बीच में से 2 भाग कर दो चाहे उसके 3 भाग कर दो, उसकी केवल अवस्था बदल जाती है। मतलब अगर कोई लकड़ी का एक लट्ठा है तो आप उसके 2, 3, 4 लट्ठे बना सकते हो, लेकिन आप उसको बदल नहीं सकते। वो लकड़ी है तो वो लकड़ी ही रहेगी। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि उसमें पदार्थ भी बदल जाता है और उसके गुण भी बदल जाते हैं। जैसे आप किसी लकड़ी को जला दोगे तो क्या उस जली हुई राख से, जो आपके पास राख आई है, तो क्या उस राख से आप वापस से लकड़ी बना सकते हो? तो नहीं। और इसमें गुण भी देख लो, लकड़ी के जो गुण होंगे वो अलग होंगे और जो राख के गुण होंगे वो अलग होंगे। ऐसे ही मक्खन चाहे आप ठोस अवस्था का ले लो या लिक्विड अवस्था का ले लो, रहेगा तो वो मक्खन ही। ऐसे ही या तो आप बर्फ ले लो या पानी ले लो, है तो पानी ही। सेम आप एक चीज एक तरफ ले रहे हो केक,
एक तरफ ले रहे हो केक बनाने की सामग्री, तो केक बनाने की सामग्री अलग है, और जब उससे केक बन जाएगा तो उसके गुणधर्म अलग है। उससे जब केक बन के तैयार हो जाएगा तो क्या वापस से उससे कच्चा जो आपने सामान लगाया है वो आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। इसी तरीके से आप अंडे को देख लीजिए, एक तरफ आपका अंडा, एक तरफ ऑमलेट है। अंडे का आपने ऑमलेट बनाया, क्या आप ऑमलेट से अंडा वापस ला सकते हो? तो नहीं ला सकते। सेम आपको सिर्फ इसमें इतना रखना है कि जब कोई पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाए तो भौतिक परिवर्तन, और कोई अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आता तो उसमें रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारण का उदाहरण है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसका मतलब क्या होता है। संचारण का मतलब होता है कमी, क्षय होना। तो सिल्वर पर काले रंग की परत का बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना, लोहे पर भूरे रंग की परत बनना। तो उपर्युक्त तीनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि जब आप इन तीनों को उदाहरण को देखते हैं, लोहे पर भूरे रंग की परत मतलब जब जंग लग जाती है तो लोहे क्या होता है, धीरे धीरे खराब होने लगता है। ऐसे ही तांबे पर जब हरे रंग की परत मतलब वो उसका क्षय हो रहा है। सिल्वर पर काले रंग की परत जम रही है तो इसका मतलब उसमें भी कमी आ रही है। तो आपके ऑप्शन क्या हो गए? डी, तीनों सही है। इस तरीके से देखिए, इसमें जैसे लोहे को आपने खुले वातावरण में रख दिया। जब आप लोहे को खुले वातावरण में रखते हो तो उस पे ये जो आपको रेड 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 ये जब दिख रहा है, ये क्या है? ये इस पे जंग लगा हुआ है। किस तरीके से लगता है? ये आपका लोहा है, आयरन है। आयरन में खुले वातावरण में क्या होता है? आपकी ऑक्सीजन होती है और उसमें थोड़ी नमी होती है। तो जब वो जल आपकी ऑक्सीजन और आयरन आपस में मिलकर क्रिया करते हैं तो उससे निकलता है क्या? जंग, जिससे आपके लोहे को नुकसान होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, बर्फ का गलना, दूध स्कंदन। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 3, 1, 2, 3 सभी, या कोई नहीं? तो देखिए, आपसे पूछा क्या गया है? रासायनिक परिवर्तन। अब आप सब जानते ही हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, कि जो कोई पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में लौटकर नहीं आता। तो आपको जैसे सपोज दैट कि आपको इन तीनों में से कुछ नहीं पता, केवल आपको ये पता है बर्फ वाला। तो बर्फ का गलना आप जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन 2 को हटा दो। ऑप्शन 2 इसमें गया तो ये गया आपका खत्म, ये भी खत्म और आपका ये भी खत्म। तो आपका आंसर क्या निकल के आया? बी। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन आपको दिया हुआ है। कथन ए, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, कारण कि उच्चतर तापमानों पर आणविक गति द्रुत हो जाती है। मतलब लैंग्वेज तो ठीक है, जब आप लैंग्वेज पढ़ोगे आपको लगेगा थोड़ा टफ है, क्योंकि ये आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप जानते हो सब कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, जब आप तापमान बढ़ा देते हो तो रासायनिक अभिक्रिया तेज होने लगती है, तीव्र गति से होने लगती है। क्यों? क्योंकि उनके जो अणु होते हैं वो तीव्र गति करने लगते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो ये दो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्यों? क्योंकि दोनों ही कथन सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? आपके ऑप्शन है प्रकाश के रूप में, उष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में और अम्ल के रूप में। तो आपका राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। किसमें? कम तापमान पे। दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? आप सब एक बात बताइए, पाश्चराइजेशन प्रक्रिया होती क्या है? ये हमारी तरल अवस्था में जो खाद्य वस्तु होती है उनके संरक्षण के लिए प्रयोग की जाती है। और इसमें क्या होता है कि पहले खाद्य अवस्था की जो लिक्विड अवस्था की जो खाद्य होते हैं उनको पहले गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद ठंडा किया जाता है। जैसे आप लोग इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अपने घर में देखते होंगे कि जो दूध है पहले वो गर्म किया जाता है और जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है फिर उसको फ्रिज में रख देते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है। दूध या अन्य द्रव पदार्थ को इतने समय तथा इतने तापमान तक गर्म किया जाता है कि सभी प्रकार के रोगाणु नष्ट हो जाए जो उसमें उपस्थित है। इसी को पाश्चराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चुरीकरण संबंधित है। तो जैसे अभी आपको
आपको बताया, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं दुग्ध का निर्जमीकरण, दूध के निर्जलीकरण, दूध के किण्वन से और दुग्ध के आसवन से। तो आपका ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको क्या बताना है? गलत ऑप्शन। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, किसी विलयन में विलयों के योग से उसका जल विभव बढ़ जाता है, किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है, किसी जल विलयन को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है, तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। तो देखिए, आपको बताना है सही नहीं है, तो गलत ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो जलीय विलयन का जो क्वथनांक होता है वो शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, तो ये आपका सही है। सेकंड आप देख लीजिए, किसी विलयन में विलय के योग, आप कोई विलयन ले रहे हैं और उसमें विलयों के योग से उसका जल विभव बढ़ जाता है, तो ये नहीं होता, उसका जो जल विभव है वो नहीं बढ़ता। तो आपका ऑप्शन बी गलत है। तो आपको गलत ही बताना था, तो ऑप्शन आपका बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, जब आप किसी द्रव में अशुद्धि मिला देते हैं तो उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। आइए अब अपने नेक्स्ट डे के लिए 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? क्या नहीं बदलेगा? क्या द्रव्यमान, क्या घनत्व, क्या सांद्रता, क्या आयतन? इन चारों में से आपका क्या नहीं बदलेगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड को, ओटो हॉन, मेंडलीफ, एंटोनो लेवोसियर। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। आपको जो भी करेक्ट आंसर लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके आंसर हम आपको अगली कक्षा में देंगे। तब तक के लिए आप हमारे ज्ञानपुर चैनल के साथ बने रहिए। अधिक से अधिक आप हमारी कक्षा को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।